नेता की बात हो रही है ना, मजबूत नेता जो बाकियों को परिवार की तरह साथ लेकर चले। एक होता है कि हम सारे नेता मिलकर एक मजबूत सरकार चलाने की कोशिश करें, फिर उसमें जो है वो सारे नेता मजबूत होते हैं, वो कहते हैं नहीं मेरा मैनिफेस्टो लागू होगा वरना सरकार से मैं वापस ले लूंगा अपना समर्थन। फिर दूसरा कहेगा सुनो मुझे प्रधानमंत्री बनाओ वरना मैं सरकार से समर्थन वापस ले लूंगा। लेकिन एक तरफ बीजेपी और बाकी, मतलब आप जानते हैं दौर आपने भी वो देखा है, लेकिन एक 38 पार्टियों के समर्थन के साथ एक मजबूत लीडर के उसने एक डिसीजन लिया, सबके सब साथ चल रहे हैं। देखिए बात ये है, अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, मजबूत नेता थे। हाँ। और एक गठबंधन भी था, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी को अपने विवादास्पद मुद्दों को तब जो है सो ठंडे बस्ते में रखना पड़ा था। तो चीजें बैलेंस अगर रहे डेमोक्रेसी में तो मैं तो उसका व्यक्तिगत रूप से समर्थन करता हूँ। मजबूत देखिए, हाँ। मजबूत नेता क्या होता है? मजबूत चंद्रशेखर जी की 40 लोगों की पार्टी थी और उसके बाद वो सरकार बना, वो मजबूत थे। आप मान लीजिए ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। 6 महीने में इसीलिए गिर गई। देखिए 6 महीने में गिर गए तो गिर गए। बहुत सारी पार्टियां तो ये कहती है कि बार बार अगर जनता के हाथ में, सुनिए ना, जनता के हाथ में अगर ताकत हो तो ये भी तो होता है कि गठबंधन में बहुत सारे ऐसे फैसले होते हैं जो बैलेंस से और सर्वहित में होते हैं। गठबंधन के दौर में भी बहुत सारे अच्छे फैसले किए गए। लेकिन इकोनॉमी क्या आप बताइए ना, राइट टू फूड कब आया? सुनिए ना, मैं आपसे पूछता हूँ, राइट टू फूड कब आया? राइट टू एजुकेशन कब आया? आरटीआई कब आया? मजबूत सरकार थी वो, मैं कह रही हूँ मजबूत सरकार थी। देखिए बातचीत थी मजबूत सरकार। और जो गंदगी करेगा, मजबूत सरकार आप कैसे मानते सतीश जी? जब एक मजबूत फैसला लिया जाता है, जब आपस में ही लड़ रहे हैं तो आप कैसे फैसला मजबूत होता है? मजबूत नेता नहीं होता है। नहीं तो वो नेता लेता है ना, वो नेता नहीं लेता है ना, आप ये समझिए फैसला मिलके होता है। सुनिए, अच्छा 370 आपको लगता है बहुत मजबूत फैसला था? तो कैसे हो गया? मजबूत फैसला था। अरे बहुमत में सरकार, अरे मजबूत फैसला था, मैं तो बोल दिया जवाब में। फैसला मजबूत था। हाँ। ये विल किसी और में क्यों नहीं थी? देखिए क्यों नहीं ले पाया? सुनिए तो ये आप ऐसे, आप देखिए हमको किसी पार्टी का पार्टी मत बनाइए। मैं पार्टी नहीं बना रही हूं, मैं ये कह रहा हूँ कि जनता का कंट्रोल अगर रहता है डेमोक्रेसी में, वो बहुत जरूरी है। मैं राजीव गांधी, मैं एक और बात और खत्म कर दूंगा। मैं सुनिए मेरी बात, कंप्यूटर लाने के लिए सलाम करती हूँ। अब इसमें मैं पार्टी थोड़ी बन गई, राजीव गांधी को पसंद करती हूँ क्योंकि वो कंप्यूटराइजेशन के हक में थे। आज देश कितना आगे बढ़ा है, उसमें कंप्यूटर का कितना बड़ा योगदान है। इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं कांग्रेस को पसंद करने लगी हूँ। अगर 370 के लिए, ट्रिपल तलाक के लिए मोदी की वाहवाही हो रही तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप? मैंने कभी नहीं कहा कि 370 के लिए वाहवाही नहीं होनी चाहिए। इकोनॉमी जो है, आर्थिक उदारीकरण हुआ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं पीवी नरसिम्हा राव के लिए चुनाव लड़ रही हूँ। नहीं देखिए, आर्थिक उदारीकरण में बहुत सारी त्रुटियां रही हैं, उसी का तो आज हो रहा है सवाल। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, हर्षवर्धन जी का एक जवाब देना चाहता हूँ। जब गंदगी कोई सरकार करती है, कोई भी सरकार रहे, तो उसको हर्जाना भुगतना पड़ता है। हमने ये यूपीए के केस में देखा है, जो कपड़ा बदलने वाले लोग। आप उसको मत लीजिए, लेकिन जब न्याय की बात होगी, 90% जनता की बात होगी, मैं मानता हूँ कि युवाओं जो भी सरकार, हर्षवर्धन जी सुनिए, नहीं हर्षवर्धन जी, मैं देखिए, मैं एक लाइन बोल देने दीजिए। मैं मानता हूं कि देखिए कोई भी सरकार आए, मजबूत आवे चाहे मजबूर सरकार आवे, इस देश में जो बुनियादी कुछ मुद्दे हैं उसको एड्रेस करना पड़ेगा। कि उदारीकरण एकदम बहुत अच्छा है, इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं होता। सब में रहेगी ना, वरना तो जन्नत ही बन जाएगा ना। हर्षवर्धन जी 30 सेकंड आपके पास है। रूबिका जी, मेरा ये मानना है कि संतुलन बिठाने की फर्जी कोशिश इस देश के साथ सबसे बड़ा धोखा है। ये नहीं हो सकता कि हम संतुलन बिठाने के लिए अच्छा थोड़ी देर बाएं चलेंगे, थोड़ी देर दाएं चलेंगे। हमें एक रास्ते पर दृढ़ता से चलने की ताकत जो जनता देती है, तब मजबूत नेता बनता है। और इस देश ने इंदिरा गांधी को भी देखा है, अटल बिहारी वाजपेयी को भी देखा है, नरेंद्र मोदी को भी देखा है और पीवी नरसिम्हा राव को भी देखा है। मिली जुली सरकारों के दौर में भी अगर आप मजबूत निर्णय लेते हैं तो मजबूत नेता कहलाते हैं। ये मैं लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह को कोई मजबूत मेरी बात बोल रहे हैं, सही है, कोई नहीं कह सकता। और अगर कोई ये कहे कि मजबूत नेता और मजबूत जनता के बीच चुनाव होता है, तो मैं सतीश जी की थ्योरी को पूरी तरह से खारिज करता हूं। ये शायद समझ ही नहीं पा रहे क्या बोलना चाह रहे।
भाई मजबूत नेता और मजबूत जनता का संघर्ष कैसे होगा? अरे मैं मजबूत जनता मजबूत जनता ही जो है ना मजबूत नेता बनाती है। मजबूत नेता मजबूत जनता नहीं बनाती है, मजबूत जनता मजबूत जो है बनाती है ना। और आपने अभी नरसिम्हा सुनिए, आप सुनिए मेरी बात, नरसिम्हा का नाम लिया, वो तो सरकार एक दिन गिरने वाली थी, एक दिन उठने वाली थी, फैसले किए, उसका आप सम्मान कर रहे हैं ना, तो सरकार पर होता है। बात को बोलने दीजिए। अरे कमाल है, आप बोलने ही नहीं दे रहे। ये मजबूत नेता का फर्क आप समझिए कि आज दुनिया के हर बड़े मंच पर यूनाइटेड नेशंस, WHO से लेकर दुनिया के हर कॉन्फ्लिक्ट और हर फ्यूचर की जो चिंता है उसमें नरेंद्र मोदी खड़े होते हैं, आगे खड़े होते हैं। आज दुनिया का कोई देश नहीं जो भारत को अपनी शर्तों पर कुछ करने के लिए कह दे। आज दुनिया में किसी की यह हैसियत नहीं है कि भारत के अंदरूनी मामलों में टांग अड़ाकर और वो निकल जाए, चाहे वो 370 हो, चाहे 3 तलाक हो या CA हो। हमारा जो कानून है, हमारे जो हित का है, हम उसे लागू करेंगे और कोई लेकिन अब मामला इसी पर आ गया है। जो सतीश जी कह रहे थे कि ये मजबूत नेता का चुनाव होने वाला है और मजबूत जनता का चुनाव होने वाला है। शाज़िया अलमी बनाम नहीं रुकी। मैंने तो बनाम कौन कह रहा है? बनाम तो कोई कह नहीं रहा है। ये आपकी जो है ना सीमित मानसिकता है, संकीर्ण मानसिकता, उसमें आप बोल रहे हैं। मुझे पार्टी मत बनाइए और ना खुद पार्टी बनिए। आप समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं, क्या बोल रहे हैं? आपको बोलने की समझ नहीं आ रही, क्या बोलना है? संकीर्ण मानसिकता। अरे सर आप लोग इतने प्रबुद्ध लोग हैं। नहीं हर्षवर्धन जी, सतीश जी, प्लीज कुछ भी बोलेंगे। आप दोनों शांत हो जाइए। इनकी होगी। अरे दोनों शांत हो जाइए। शब्द मत इस्तेमाल कीजिएगा। ओके हर्षवर्धन जी, मानसिकता संकुचित होगी, आपको समझ नहीं है। हर्षवर्धन जी इत्मीनान से, ठीक है। रूबिका जी मैं शाज़िया अलमी का रुख कर रही हूँ। शाज़िया अलमी, मजबूत नेता, मजबूत जनता दोनों अगर मिल जाएंगे तो मजबूत मुल्क होगा। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर नेता मजबूत होगा तो फिर जनता कैसे मजबूत हो पाएगी? पता नहीं किस तरह का, मुझे समझ में नहीं आ रहा है किसने इस तरह से उसको आकलन किया है, या भाई साहब क्या कहना चाह रहे हैं। अगर मजबूत होगी हमारे लीडरशिप और मजबूत कदम उठाएगी तभी जनता होगी मजबूत और मुल्क होगा मजबूत। और आपने देखा क्या हुआ आर्टिकल 370 के बाद, क्या कहा जा रहा था कि सब लोग बोलेंगे, और जो खाड़ी के नेता हैं और जो सारे मुल्क हैं, तो उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। तकलीफ अगर किसी को हुई तो कांग्रेस के कुछ लोगों को हुई आर्टिकल 370 को लेकर, फारूक अब्दुल्ला साहब को लेकर। छाबर में कोर्ट बना है क्योंकि ईरान की देखिए किस तरह के डायनामिक्स है आज के दौर पे। ईरान का क्या रिश्ता है हिजबुल्लाह का और इजराइल का, उसके बावजूद हमारे रिश्ते इजराइल से भी बने हैं, यूएस से भी बने हैं। बात हो रही थी सैंक्शंस हो जाएंगे, लेकिन हमने वो किया जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर है। और ये होती है मजबूत सरकार और मजबूत अगर मजबूत ये तो इंटरनेशनल रिलेशन की बात हो गई वो, लेकिन वो कह रहे हैं किसान आपके लिए थोड़ा दुखती रग होगी, कैसे संभालेंगे उसे? और युवा, हरियाणा में युवा जब वो कह रहे हैं तो वो बेरोजगारी की तरफ इशारा कर रहे हैं, कैसे निपटेंगे इससे? देखिए, तो मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि सबको रोजगार मिल गया है, लेकिन अगर मैं दरों का आपको जिक्र कर दूं तो पहली बार जो दर जो है बेरोजगारी की वो कम हुई है, लेकिन तब भी बहुत बेरोजगार है, मैं मान रही हूँ। लेकिन आपको क्या लगता है अगर कोई भी वोटर होगा वो क्या सोचेगा, कौन हमारे लिए अच्छा काम कर सकता है? अगर रोजगार भी नए तैयार करने हैं तो वो भी मोदी ही करेंगे, ना तो राहुल करेंगे, ना केजरीवाल करेंगे, ना ममता बनर्जी करेंगे। और बात है लोकसभा चुनाव,